जहां से अपन ने कल छोड़ा था, तो वहां से लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द रेमेडीज यदि किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है? तो सर पूरा करना तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन है। तो सर व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये अपन ने मोटा मोटी कल डिस्कस कर लिया था कि सर ऐसा ऐसा होता है। आइए डिटेल में इन डेप्थ में एक एक पॉइंट को उठाना स्टार्ट करते हैं। पहला है रिसेशन, कि सर तूने पूरा नहीं किया तो मैं भी रिसेंट कर दूंगा, खत्म। आई एम ऑल्सो लीविंग द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई विल आई नीड टू परफॉर्म, रिसेंटेड, खत्म। ठीक है। कौन पढ़ेगा? एक तो वीडियोस ऑन करो, अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए और दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट करो। Yes, sir. Recession of contract means cancellation of or putting an end to a contract. When promisor makes a breach of contract, aggrieved party, which is promisee, may rescind the contract. Example: A agreed to sell 500 TV sets to B on 1st March and B promised to pay the price on delivery. A does not deliver the sets. B is entitled to rescind the contract. आप कहाँ से पढ़ Effects. रहे हैं भाई? बाहर से पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? सर थोड़ा बाजू वाले घर में काम चल रहा है। ओह, वंडरफुल। Rescission of contract means cancellation और putting an end to the contract। जब एक पार्टी प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट में अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए, ब्रीच कर दिया, तो एग्रीव्ड पार्टी दैट इज प्रोमिसी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी खत्म कर देगी। तो वो भी कर सकता है, खत्म। चलो, 500 टीवी सेट 1 मार्च को देने का वादा हुआ था और डिलीवरी पे प्राइस देने का वादा हुआ था, उसने सेट डिलीवर नहीं किए, टीवी सेट्स, इसने रिसेंड कर दिया, खत्म कर दिया। व्हाट आर द इफेक्ट्स? कि सर इफेक्ट्स आर द अग्रीड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। जब तूने टीवी सेट्स दिए ही नहीं है तो फिर मेरे को भी तो पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भी पैसा नहीं दूंगा, मैं भी अपना जो भी मुझे परफॉर्म करना था वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड, पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू हिम। कि सर तेरे इस टीवी सेट्स को नहीं देने के कारण मुझे ये लॉस हुआ है, तो वो लॉस जो है वो भी क्लेम कर सकते हैं। वो लॉस कहाँ पर पड़ना होगा अपने को? सर यहाँ ये अपना सूट फॉर डैमेजेस वगैरह है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सर ये तो और भी, वो तो मैंने आपको बताया वही है कि सर मल्टीपल भी एक साथ आप यूज कर सकते हो, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफेक्ट्स आर उससे भी पूरे करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन वगैरह और ये सब क्लेम कर लेगी ना। आगे से और भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सूट फॉर डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट, जो उसको समझ में आता है वो भी कर सकते हैं, साथ में लग सकता है। सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस। अच्छा, जो उसको कर सकते हैं, रिसेंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगेगा, डैमेजेस लग सकता है, इंजंक्शन भी लग सकता है कुछ सिचुएशंस में, कुछ नहीं, क्वांटम मेरिट भी लग सकता है कुछ सिचुएशंस में। सो इट इज अ मैटर ऑफ कि सिचुएशन क्या है, उसमें से रिसेशन के अलावा भी कोई लग सकता है, नहीं, वो मैटर टू मैटर वेरी करेगा, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस। क्वेश्चन आता है भैया सूट फॉर डैमेजेस में से। नाउ व्हाट आर डैमेजेस? कनव पढ़ना भाई, व्हाट आर डैमेजेस? कनव, एम आई ऑडिबल? दिशी, प्रिशा, कविश, देवांश? यस सर। ठीक है। देवांश कहाँ चला गया? एक तो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अपने अपने वीडियोस ऑन करो। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग द। और दूसरा, देवांश पढ़ना सूट फॉर डैमेजेस, यहाँ से डैमेजेस क्या होते हैं? Suit for damages. Damages are monetary compensation allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract. सर यदि मिस्टर एक्स ने अपना जो उनको करना था वो काम, ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, ब्रीच कर दिया, तो सर वाई को इस कारण कुछ लॉस या डैमेज सफर हो रहा होगा। तो सर लॉस जो भी मिस्टर वाई को हुआ है, जो भी मिस्टर एक्स को करना था उन्होंने नहीं किया, ब्रीच कर दिया, उसके कारण मिस्टर वाई को जो भी लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एक्स से मांग सकते हैं। सो डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन
allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract. Damages are monetary compensation allowed for the loss suffered by aggrieved party due to the breach of contract. ठीक है सर. काइंड्स ऑफ डैमेजेस देखो कितने कितने हैं, कल भी बताया था 4-5 तरीके के. क्या कि सर ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरा स्पेशल डैमेजेस, तीसरा एग्जेम्पलरी डैमेज या विंडिक्टिव डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज, किसी भी नाम से बुला लीजिए इसको. चौथा है नॉमिनल डैमेज, नाम मात्र का. पांचवा है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी. तो ये 5 तरीके के टाइप्स ऑफ डैमेजेस में आपको सब हेडिंग पढ़नी रहेगी. ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस, ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर पेनल्टी. इनमें कंपैरिजन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. चलिए एक बार मैं आपको जस्ट समझा देता हूं ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज क्या होते हैं. देखो सर, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को 1000 केजी ऑफ उड़द दाल सप्लाई करनी थी. 1000 केजी ऑफ उड़द दाल सप्लाई करनी थी. क्या? एट द रेट ₹50 पर केजी. कब? ऑन 31st. ओके. मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये दाल सप्लाई नहीं कर पाए, उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. यस सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो सर अब मिस्टर वाई को वही दाल मार्केट से 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से उस दिन खरीदनी पड़ गई. ओके सर, तो 10 रुपए पर किलो का लॉस इंटू 1000 केजी इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज का इनको लॉस हो गया. किस कारण से लॉस हो गया? क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपना ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया. तो सर मिस्टर वाई अब मिस्टर एक्स से ये डैमेज वसूल सकते हैं. इसको अपन कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज. ऑर्डिनरी डैमेज का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब होता है कि सर जो पार्टी ने ब्रीच किया है उसके कारण जो भी इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो पार्टी ने ब्रीच किया है उसके कारण मिस्टर वाई को जो भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं ब्रीच के कारण, वो मतलब डायरेक्ट रिजल्ट है. डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि एंटिसिपेटेड था. एंटिसिपेटेड था कि यदि आपने दाल सप्लाई नहीं की तो मार्केट से महंगे भाव खरीदनी पड़ेगी. तो वो मेरे को मतलब दैट इज द ऑर्डिनरी रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑर्डिनरी डैमेज, विच ऑर्डिनरी डैमेज क्या? सिंपल से कि सर जो पार्टी ने पूरा नहीं किया और जो अपेरेंट है, सामने दिखते हुए कि आपने पूरा नहीं किया इस वजह से मेरे को ये लॉस हो गए, तो ये हो गए ऑर्डिनरी डैमेज. ठीक है, विच आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंड विच आर एंटिसिपेटेड कि हाँ ये तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा तो दाल बाहर से खरीदनी पड़ेगी, तो महंगे भाव से खरीदनी पड़ी तो पैसा तो देना ही, लॉस हुआ है तो वो देना ही पड़ेगा. ठीक है सर. अब आ जाओ स्पेशल डैमेज की तरफ. स्पेशल डैमेज क्या है? ऑर्डिनरी डैमेज नहीं होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होते हैं. वो आप फोर्स ही डायरेक्टली कर ही नहीं सकते हो कि अच्छा मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो डायरेक्ट जैसे 10,000 रुपए की दाल महंगी खरीदनी पड़ी, इसके अलावा उस पार्टी को कोई और भी नुकसान हो जाएगा क्या? तो वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, इनडायरेक्ट लॉस है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो स्पेशल डैमेज क्या होते हैं और स्पेशल डैमेज वसूल सकते हैं या नहीं वसूल सकते हैं. इस पर क्वेश्चन आता है कि सर मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 100 या 1000 कैप्स बना के देने का वादा किया था. क्या? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 कैप्स बना के देने का वादा किया था 31st ऑफ नवंबर तक. ओके सर. और इनके एग्रीमेंट में ये भी था कि यदि इन्होंने 31st नवंबर तक ये कैप सप्लाई करके नहीं दी तो सर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से 10,000 रुपए एज मतलब ये लेट चार्जेस वसूल लेंगे कि यदि इन्होंने, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं आगे खपाने के लिए समय चाहिए. 31 दिसंबर आ रहा है भाई, 1 महीने बाद. कौन सी कैप्स? कि सर वो सेंटा क्लॉज वाली कैप्स होती है ना जो कि 25 दिसंबर को काम आती हैं. यस सर. तो इनको भी तो 20-25 दिन का समय चाहिए आगे उसको सब जगह को कैप्स पहुंचाने को पूरे इंडिया में और खपाने को. तो यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 कैप्स टाइमली 31 नवंबर तक बना के नहीं दी तो सर ये इनसे 10,000 रुपए की
राशि वसूलने के अधिकारी होंगे। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। अब कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड जो है उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या कि आपको मुझे 1000 कैप्स मुझे बनानी है, उसके लिए आपको मेरे को 200 मीटर कपड़ा सप्लाई करना होगा, 200 मीटर क्लॉथ सप्लाई करना होगा एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर, एट द रेट रुपीज 100 पर मीटर। ओके सर, अच्छा और इतनी इतनी तारीख तक सप्लाई करना होगा, कितनी कितनी तारीख तक कि सर आपको ये मेरे को 20/11/2025, ठीक है सर, 20/11 तक आपको मुझे ये कपड़ा सप्लाई करना होगा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को इस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर एक्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज है ना? यस सर। इधर कपड़ा खरीदने के लिए, इधर कैप्स बना के देने के लिए। यस सर। तो सर मिस्टर एक्स ने जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कपड़ा खरीदने का बना रहे थे, तो मिस्टर जेड को फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है सर। मिस्टर जेड 20/11 तक कपड़ा देने में फेल हो गए और वही कपड़ा फिर उनको 2-3 दिन इधर उधर ढूंढना पड़ा और 150 रुपए पर मीटर के भाव से खरीदना पड़ गया। ओके सर। तो सर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जो मिस्टर जेड ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, उसके कारण ऑर्डिनरी डैमेज कितने हो रहे हैं कि सर कितना मीटर कपड़ा था कि सर 200 मीटर कपड़ा था, पर मीटर कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया सर, 100 की बजाय 150 पे करने पड़ गए, तो 50 रुपए पर मीटर एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। यानी कि इन्होंने चूंकि कपड़ा टाइमली सप्लाई किया ही नहीं, तो सर मार्केट से दूसरी जगह से खरीदना पड़ गया। तो सर 10,000 रुपए का डैमेज मिस्टर एक्स को हो गया इस कारण। तो अब वो क्या मिस्टर जेड से वसूल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल वसूल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टर जेड है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टर जेड है। ठीक है सर। तो सर ये ऑर्डिनरी डैमेज का रूल क्या होता है सर? चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जिसके कारण मेरे को लॉस हुआ, तो मैं वो आपसे वसूल सकता हूँ बाय डिफॉल्ट, ये मेरा अधिकार होगा। ऑर्डिनरी डैमेज का रूल समझ में आया? यस सर। कि सर सिंस दे आर द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हमेशा वसूले जा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये 10,000 रुपए जो कपड़ा बाहर से महंगा खरीदना पड़ गया, ये जेड से वसूला जा सकता है। जेड इसके लिए मना नहीं कर सकता है, बिल्कुल लीगली ही विल बी बाउंड टू पे। अब लेकिन अब मिस्टर एक्स बोलते हैं भैया तूने मेरे को कपड़ा टाइमली सप्लाई नहीं किया, तो मेरे को कैप्स बना के देने में यहाँ पर देरी हो गई, मैं 31/11 की बजाय मैं 7/12 तक सप्लाई कर पाया, मैं लेट हो गया, तो इस भाई ने मेरे पे 10,000 रुपए का पेनल्टी ठोक दिया, वो भी तू पे करेगा, वो भी तू पे करेगा। मिस्टर जेड को बोलता है तूने कपड़ा टाइमली पे नहीं किया, तो पहला तो 10,000 रुपए का ऑर्डिनरी डैमेज तू पे करेगा, दूसरा ये 10,000 रुपए जो इस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में तूने मेरे को कपड़ा नहीं दिया, मेरे को मार्केट से लेट मिला, ढूंढने में टाइम लग गया, इस कारण मैं ये सेकंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया टाइमली, इस कारण उसने मेरे पे, मिस्टर वाई ने मेरे पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, सब तेरे कारण हो रहा है, इस वजह से तू तू ये 10,000 रुपए भी मेरे को देगा। सर क्या क्वेश्चन ये आता है, क्या मिस्टर जेड ये इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के 10,000 रुपए पे करने के लिए जिम्मेदार होंगे जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी? नहीं सर, इनको अपन बोलेंगे स्पेशल डैमेजेस। इनको अपन क्या बोलेंगे? स्पेशल डैमेजेस। सेकंड वाले सेट के लिए ये फर्स्ट सेट का जो डैमेज है 10,000 रुपए, ये स्पेशल डैमेज होगा या नहीं होगा? यस सर, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है टुवर्ड्स फेलियर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? स्पेशल डैमेज और ऑर्डिनरी डैमेज में डिफरेंस क्या होता है, ये समझ आया रे? स्पेशल डैमेज और ऑर्डिनरी डैमेज में सबको डिफरेंस समझ में आया? एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जश शाह, प्रिशा, एंसल, सुहान, कनव, मिदुष। यस सर। चलिए अब सर स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज तो वसूला जा सकता है, स्पेशल डैमेज वसूला जा सकता है। सर इसका आंसर ये है, स्पेशल डैमेज क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूले जा सकते हैं एक्स से जेड के द्वारा,
जो उसको यहाँ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में पे करने पड़ गए क्योंकि इसने बेवकूफी करी थी। इसलिए सर ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है, ये तो इनडायरेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट एक्स जेड से स्पेशल डैमेज नहीं वसूल पाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, यदि एक्स ने ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए जेड को बोल दिया था, बता दिया था इसके बारे में, फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अवेयर करवा दिया था कि देख यदि तूने कपड़ा सप्लाई जो अपनी डेट है उससे सप्लाई करने में तूने लेट कर दिया तो उसके कारण यहां पर मेरे को ये नुकसान हो जाएगा, फिर अवेयर करवा दिया, तो सर अब वो भी फिर स्पेशल डैमेज जैसे वसूल सकता है। स्पेशल डैमेज का क्या रूल, ऑर्डिनरी डैमेज का क्या रूल है, चाहे बताया चाहे नहीं बताया, कुछ भी है, तुम्हारे कारण हो रहा है ना, डायरेक्टली हो रहा है ना, मेरे ही तुम्हारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कारण हो रहा है ना, तो वसूल सकता हूँ। हाँ, ऑर्डिनरी डैमेज बाय डिफॉल्ट वसूल सकते हैं। स्पेशल डैमेज जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, उसके लिए उसके कारण जो भी नुकसान हो रहा है वो वसूल सकता हूं क्या? नहीं सर, स्पेशल डैमेज बाय डिफॉल्ट नहीं वसूल सकते। कब वसूल सकते? जब उसके बारे में पहले से अवेयर करा दिया गया हो तो वसूल सकते। रूल क्लियर हो गया दिमाग में? रूल क्लियर हो गया दिमाग में सभी जनों के? कविश देसाई, देसाई साहब, यस सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिदुष मोदी कहाँ चला गया? हाँ सर। मोदी साहब क्या हो गया, कहाँ गायब हैं आप? अरे सर वो बार बार मीटिंग लीव हो रहा था इसलिए अभी कैमरा थोड़ा बंद रखा। ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेज स्पेशल डैमेज समझ लेना, एग्जाम का है ये पार्ट, ठीक है सर। अब जहां पर भी ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक केस का नाम कंपल्सरीली मेंशन करना है जिसका नाम है हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। जहां पर भी ऑर्डिनरी डैमेज या स्पेशल डैमेज का क्वेश्चन आता है वहां आपको हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस का नाम मेंशन करना है। पढ़ेंगे अभी क्या होता है, पहले ये दो पढ़ लें, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज क्या होता है, फिर हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस भी पढ़ लेंगे। ऑर्डिनरी डैमेज पढ़ना चालू कर भाई। कौन पढ़ रहा था? हाँ देवांश पढ़ रहा था, देवांश पढ़ना चालू कर। Ordinary damages are those which naturally arise in the usual course of things, arise from such breach. They are natural and probable consequences of breach, which aggrieved party can recover from defaulting party. Ordinary damages are not awarded if they are resulted because of indirect consequences. तो सर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के कारण है तो सर वो ऑर्डिनरी नहीं, फिर वो क्या हो जाएंगे, फिर वो स्पेशल डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ना ना, फिर हम नहीं पे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example, on 1st December, X contracted to sell and deliver 50 tons of wheat at rupees 8,000 per ton to Y on 1st January. On 20th December, Y afterwards contracted to sell those goods to Z at 10,000 per ton. X failed to deliver goods on 1st January when the price of the wheat was 9,500 per ton. Y is entitled to recover 70 rupees 75,000, that is 9,500 minus 8,000 into 50. Y is not entitled to recover rupees 1 lakh as profit which would have arisen to Y from the sale to Z because the profit is the indirect consequence of the breach of contract. देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे समझाया है कि सर एक्स ने वाई को 50 टन गेहूं सप्लाई करने की बात की थी एट द रेट रुपीज 8,000 पर टन, और फिर खरीदने की बात करी थी, और सॉरी एक्स ने वाई को बेचने की बात करी थी, वाई ने आगे वही गुड्स जेड को 10,000 रुपए पर टन से सप्लाई करने की बात करी थी। अब एक्स ने वाई को वो गेहूं दिया ही नहीं तो वाई भी जेड को नहीं दे पाया, ठीक है। एक्स क्या रिकवर कर पाएगा? एक्स फेल टू डिलीवर द गुड्स, सॉरी एक्स वाई को नहीं दे पाया तो वाई क्या रिकवर कर पाएगा? देखो एक तो हो रहा है कि सर उस दिन मार्केट में जो वीट की प्राइस थी वो थी 9,500, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी कि सर 8,000, तो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ये इंटू जो भी जितना भी वो गेहूं था तो कितना है, 1,500 पर टन इंटू 50 टन, तो ये हो जाता है
75,000 रुपीज। एक तो होता है ये, ओके सर। दूसरा होता है कि सर वाई ने वही चीज आगे मान लो जेड को सप्लाई करने की बात करी थी 10,000 रुपए टन पे, तो अब इसको लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है कि सर 10,000 रुपए में सप्लाई करने की बात करी थी, खुद को 8,000 रुपए में पड़ा था, इंटू 50 टन की बात हो रही थी, यानी कि 2,000 इंटू 50, यानी कि 1 लाख रुपीज। तो अब ये y जो है ये x से क्या वसूल सकता है, ये वाला अमाउंट वसूल सकता है या ये वाला अमाउंट वसूल सकता है? सर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है ना सर, इसलिए ये वसूल सकता है। ये तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हो? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है, ये वसूल सकता है। हाँ, इसके बारे में बता दिया होता तो कहानी अलग हो जाती। बहुत बातें हैं, खैर अभी तो बेसिक तुम ये समझ लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑर्डिनरी डैमेज, नहीं तो स्पेशल डैमेज, ठीक है। चलिए स्पेशल डैमेज क्या होता है पढ़ना भाई। Special damages. An aggrieved party is entitled to claim special damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of contract. देखो कैसे, सर बता दिया था कि तुमने यदि टाइमली मेरे को कपड़ा सप्लाई नहीं किया, जेड ने टाइमली मेरे को कपड़ा सप्लाई नहीं किया, तो देख यहाँ पर मेरे को इतना नुकसान और हो जाएगा, ये भी ऑर्डिनरी के अलावा फिर ये भी तेरे को ही देना पड़ेगा, स्पेशल डैमेज भी तेरे को ही देना, बता दिया ना तो वसूल सकते हैं, नहीं तो नहीं वसूल सकते, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। सो स्पेशल डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू, बता दिया है तो वसूल सकते हैं। वेन द, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उससे पहले या उस समय बता दिया, उसके बाद में बताया हुआ काम का नहीं है, ठीक है। सो पार्टीज न्यू तब तो स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हैं, पार्टीज नॉट न्यू तो फिर स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूल सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ना, फिर मैं बताता हूँ, फिट एग्जाम्पल है, नहीं पढ़ना यार एक बार। A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January, and in order that B may give possession of it at the time to C, to whom B has contract to let it. एक मिनट, A is informed. ए ने एक बिल्डर से जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तुमको एक घर मतलब घर शुरुआत से फिनिश तक बनाना है, 1 जनवरी तक ये बना के दे देना है, ताकि मैं उस तारीख को बी को इन ऑर्डर दैट बी में गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी। बी ने ए एक बिल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुमको ये घर मेरे को 1 जनवरी तक बना के देना है, ताकि मैं उस समय सी को इस घर का पोजेशन दूं, ठीक है, और किराया वगैरह जो भी है, टू होम बी हैज कॉन्ट्रैक्ट टू लेट इट, लेट इट मीन्स जो किराए पे दे सको, ओके सर। ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी, की देख 1 तारीख तक इसलिए घर बना के दे देना ताकि मेरे को सी को, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इससे किराए पे ये घर देना है, ओके। ए ने घर तो बना दिया, ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन, बड़बड़ा के नीचे गिर गया। 1 जनवरी आई नहीं उससे पहले बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ना ध्यान दिया, जल्दबाजी के चक्कर में नई बिल्डिंग बनती है तो उस पर पानी वानी डालना पड़ता है, कुछ ध्यान नहीं दिया, जैसे बनानी थी वैसे बना दी, एंड इट हैज टू बी रीबिल्ट बाय बी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बिल्डिंग बनाने का उसको वापस बनाना पड़ गया। तो सर अब बी जो है वो ए से क्या क्या वसूल सकता है कि सर ऑर्डिनरी डैमेज तो वसूल ही सकता है उस बिल्डिंग की कॉस्ट वगैरह बनाने की, स्पेशल डैमेज भी वसूल सकता है। कौन सी की सर, सी जो है उसको जो किराए पे देता वो किराए का लॉस हो गया तेरे कारण मेरे को, वो भी वसूल सकते हैं, और उधर कोई पेनल्टी लग रही है तो वो भी वसूल सकता है। कैसे, इन कॉन्सिक्वेंस क्या क्या वसूल सकता है? loses the rent which he was to have received from C and is obliged to make compensation to C for the breach of contract. रेंट तो गया ही गया, सी को कंपनसेट भी करना पड़ गया कि भैया और पैसे लो, मैंने तुम्हारे साथ में किराए पे देने का कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया इसलिए। तो अब सर ए क्या क्या कंपनसेट करेगा बी को? कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, पहला डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा रेंट लॉस्ट एंड फॉर द कंपनसेशन मेड टू सी, ये स्पेशल डैमेजेस हैं, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ठीक है भाई। यस सर, दक्ष अग्रवाल जी बोलिए। सर जैसे मतलब जो बिल्डर था
उसको पता था कि दूसरा बंदा रेंट पे रहता है, लेकिन जो दूसरे बंदे ने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं था कि वो रेंट पे रहता है, तो उस केस में भी मतलब स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हैं ना? रेंट पे रहता है का क्या मतलब है? तेरे को एग्जाम्पल समझ में नहीं आया लगता है। एग्जाम्पल ये नहीं है। नहीं सर, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि रेंट वाली डैमेजेस भी वो वसूल सकता है, क्योंकि अगर हाँ महीने के 50,000 रुपये लग रहे हैं तो हाँ। उतना। लेकिन वो तो जब उसने बताया होगा तब, करेक्ट? तो ये लिखा हुआ है ना, देख क्या हाँ हाँ, लिखा हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इम्प्लाइड होएगा तो भी चलेगा ना सर? क्या इम्प्लाइड होगा? कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण उसको ये लॉस हुआ है। नहीं, इम्प्लाइड क्या, इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, देख दक्ष। एग्जाम्पल ये है कि ए एक बिल्डर था, बी ने उसको बोला कि भैया तेरे को मेरे को बिल्डिंग 1 जनवरी तक बना के देनी है, और मेरा आगे सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे उसको ये बिल्डिंग 1 जनवरी से किराए पे देनी है, 1 जनवरी से किराए पे देनी है। एग्जाम्पल ये है, समझा? ठीक है। तो पहले से इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इधर बिल्डिंग बनाते समय ही सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अवेयर करवा दिया था। अब भाई ने बिल्डिंग तो बनाई, लेकिन ऐसी बनाई कि वो 1 जनवरी से पहले गिर गई, जो फिर बी को वापस बनानी पड़ी। तो एक तो रीबिल्डिंग कॉस्ट, रीबिल्डिंग कॉस्ट तो हो गया डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कि उसने घटिया काम किया उसके कारण, ठीक है। तो ये तो ऑर्डिनरी डैमेज है जो ये वसूल सकता है। अब इधर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, बी को एक तो रेंट का लॉस हो रहा है क्योंकि अब सी को बिल्डिंग दे नहीं पाया, बी को सी से मिलने वाले रेंट का लॉस हो रहा है। दूसरा कि सर इधर इसको जो भी है डैमेजेस पे करने पड़ गए, सी सी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो इससे डैमेजेस वसूले, तो वो डैमेज। ये दो चीजें जो है, ये स्पेशल डैमेजेस जैसे इसलिए वसूल पाएगा बी जो है ए से, क्योंकि सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसने ए को पहले से अवेयर करवा दिया था। ये एग्जाम्पल है। ठीक है सर। हाँ भाई, और किसने हाथ उठाया था? सर मैंने उठाया था, समझ गया। हाँ कनव जी बोलिए। मैं समझ गया, समझ गया। अच्छा, दक्ष अग्रवाल समझ आ गया या बस फ्रस्ट्रेशन में समझ आ गया? हम्म, नहीं मतलब सर, मैं एक बार क्लास के बाद पूछ लूंगा। सर आप क्लास के अभी टाइम बाद वेस्ट में नहीं कभी भी करेंगे। पूछ लीजिएगा, हमने तो मना नहीं किया आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज और उनके रूल्स समझ में आ गए अपने को कि कब स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हैं, कब नहीं वसूल सकते हैं। अब ये केस है हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस, ठीक है, देवांश पढ़ इसको। Hadley versus Baxendale case, the crank shaft of P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. P received the repaired crankshaft 7 days later, 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, B sued uh, P sued D for damages not only for the delay in the delivering the broken part, but also for the loss of profits suffered by the mill for not having been worked. The count held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill, and it was not made known to them that the delay would result in loss of profits. ठीक है, क्या केस है वापस समझते हैं। और ये लैंडमार्क केस है हेडली वर्सेस बक्सेंडेल, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस के केस में क्या कि सर, मतलब एक, मान लो हमारे कनव के पास में एक फ्लोर मिल थी, आटा चक्की थी, ठीक है, आटा पीसता था, ये सबको पीस देता था उसमें फ्लोर मिल में। ओके सर, अब जो इसको पसंद नहीं आता था ले जाके उसमें डाल देता था। ओके, नेक्स्ट, अब आटा चक्की का क्रैंकशाफ्ट होता है ना, क्रैंकशाफ्ट बोले तो ये एक ऐसा होता है ना, हाथ होता है यार, जो कि उसकी मतलब घुमाने में कुटाई में मदद करता है, जो भी एक कोई पार्ट समझ लो, मैकेनिकल पार्ट है जिसकी सहायता से ही वो चक्की चलती है। ये टूट गया तो मतलब चक्की घूम
मोटर चल भी रही है तो भी वो पिसाई नहीं होगी, ठीक है सर। अब क्रैंकशाफ्ट टूट गया तो सर उसने वो क्रैंकशाफ्ट जो है एक कुरियर वाले को दिया रिपेयर के लिए, कि रिपेयर के लिए फाउंड्री में ले जाके देना है तेरे को। फाउंड्री क्या है? फाउंड्री होती है ना जहां पर वापस वैसे ही लोहे के मेटल के आइटम सेम तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सर फाउंड्री में रिपेयर के लिए कुरियर वाले को दिया कि भैया ये है, तेरे को वहां पर ले जाना है, ठीक है। और भैया ये इंपॉर्टेंट है, ले जाना, टाइमली ले जाना। ओके सर। कुरियर वाले ने कहा 2 दिन में पहुंचा दूंगा सर, चिंता मत करो। ये नहीं बताया कि पीछे से मिल बंद हो चुकी है, और यदि तूने डीले किया उतने दिन का कंपाउंडेड इफेक्ट आएगा। 2 दिन डीले किया तो 4 दिन मेरी मिल बंद रहेगी, ठीक है। तो इसने ये नहीं बताया कि पीछे से मेरी मिल ही बंद हो जाएगी, इस कारण मिल, जब तक तू डीले, जितना ज्यादा डीले करेगा उतनी ज्यादा मिल बंद रह के मेरे को लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, मैं चला ही नहीं पाऊंगा, इसलिए ये बताना ही भूल गया कुरियर वाले। कुरियर वाले ने बोला 2 दिन था लेकिन पहुंचाया 5 दिन में। फाउंड्री वाले ने को भी टाइम लगता है, कोई एकदम से जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से सही कर दे, फाउंड्री वाले को भी टाइम लगता है। उसने उसने भी 2 दिन लिए, तो जहाँ 2-4 दिन में चीज वापस आने वाली थी वहां पर 7 दिन में यहाँ पर पहुंची, ठीक है। यानी 5 दिन का डीले हो गया टोटल। क्यों? क्योंकि कुरियर वाले ने टाइमली नहीं पहुंचाई। ओके सर। तो सर वो इसके लिए दो, मतलब उसने जो एक्स्ट्रा 2-4 दिन का डीले किया ना, उसके लिए तो जो भी है इससे डैमेजेस वसूला जा सकता है, लेकिन उसके कारण जो मिल बंद रह गई एक्स्ट्रा, जो उसको बताया नहीं गया कि तूने यदि डीले किया तो ये और लॉसेस हो जाएंगे हमारा, 10 दिन चक्की नहीं, 5 दिन 7 दिन चक्की नहीं चलेगी, तो उसका लॉस भी तेरे को ही बेयर विथ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो नहीं बताया, तो सर लॉस ऑफ प्रॉफिट इनसे नहीं डिमांड कर सकते सर। क्या डिमांड? क्योंकि ये स्पेशल डैमेजेस जैसे हो जाएगा, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसने लेट पहुंचाया। बताया होता तो वसूल सकते थे, नहीं बताया तो नहीं वसूल सकते। डायरेक्ट डैमेजेस क्या हो जाएंगे कि सर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अपने इमेजिनरी उससे बताता हूँ कि देखो, तुमको 2 दिन में पहुंचाना था, तुमने 5 दिन में पहुंचाया, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 दिन का जो मेरा रेंट लग रहा है, जो मेरी सैलरीज लग रही हैं वर्कर्स की, वो तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन सर उसको बेच के, आटे को बेच के जो पिसाई हो जाती, उसको मैं बेच के प्रॉफिट और कमा लेता। हाँ, ये तो सोचा थोड़ी था, बताया थोड़ी था आपने कि मिल आइडल रह जाएगी, ठीक है। तो सर ऑर्डिनरी डैमेजेस वसूल सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस लॉस ऑफ प्रॉफिट ना बताया वो नहीं वसूल सकते हैं। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। इसी लाइन पे, इन्हीं लाइंस पे एग्जाम में और क्वेश्चन आए हुए हैं क्या, कि सर आप सबने कभी ना कभी रेलवे में एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल किया है ना। रेलवे में एक सिटी से दूसरी सिटी 1 टू सिटी 2 अच्छी डिस्टेंस, यस सर। तो एसी वाले कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हो तो वहां आपको लिनन मिलता है या नहीं मिलता है? बेडिंग्स मिलती है ना, कि आपको चादर मिलते हैं धुले हुए, आपको तकिया गिलाफ मिलता है धुले हुए, आपको नैपकिन मिलता है, आपको जो ब्लैंकेट्स हैं वो मिलते हैं, किया या नहीं किया? एक तो चले कहाँ गए सब जने, वीडियो ऑफ करके बैठ गए हो हैं? मिलता है कभी? किया है? एसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल किया होगा ना रात को? हाँ सर ये सब मिलता है। तो ये ऐसे ही थोड़ी देते हैं, हर थोड़े टाइम बाद धुलाई होती है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, रेलवे ने एक वो निकाला, टेंडर निकाला, यस सर, कि जो भी मतलब ये लिनन की वॉशिंग के लिए इंटरेस्टेड है, वो हमको कॉन्ट्रैक्ट मतलब आके हमारे साथ में बनाए, जिसके पास में ये फैसिलिटीज हैं। क्या? कि सर इतना बड़ा बॉयलर होना चाहिए या वॉशर होना चाहिए जिसमें ये सब चीजें धुल सके, इस कैपेसिटी की। तो वो हमारे साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को, टेंडर को भरने के लिए अप्लाई करे, जिसके पास में ये बॉयलर्स और ये बड़ी फैसिलिटीज है। मिस्टर एक्स को बात समझ में आ गई कि यार इसमें तो बहुत पैसा है, रेलवे से अपन लिनन धो के सप्लाई करेंगे और पैसा बनेगा, अपने को खूब प्रॉफिट होएगा। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को बोला मुझे इतनी इतनी तारीख तक, 31 दिसंबर 2025 तक मेरे को ये एक बॉयलर बना के देना है आपको। ओके सर। रीजन नहीं बताया कि तू यदि 31/12/2025 तक बना के नहीं देगा तो मैं
कनव जी सोने का नहीं है क्लास में। तो मैं 2 तारीख को 2 जनवरी 2025 को मेरे को ये टेंडर भरने की लास्ट डेट है, मैं नहीं भर पाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं बताया वाई को। बस वाई को बोला कि तू मेरे को बना के दे देगा कि हाँ इतनी तारीख तक बना के दे दूंगा, ये नहीं बताया कि नहीं बना के दिया तो मैं टेंडर वगैरह नहीं भर पाऊंगा रेलवे का। ओके, एज यूजुअल मिस्टर वाई बना के दे नहीं पाए। एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन ऑन द सेम लिंक।